अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16 शॉर्ट क्वेश्चन का। 4 अनमार्क्ड वायर emerge from a transformer. What step would you take to determine the turn ratio? बताते हैं इसमें क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है। कहते हैं कि एक ट्रांसफार्मर है और उससे 4 वायर्स बाहर निकली हुई हैं। ठीक हो गया, तो बताएं कि टर्न रेशियो कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यह पता करना होगा कि इस ट्रांसफार्मर में से ये जो 4 वायर्स बाहर निकली हुई हैं, इनमें से प्राइमरी कौन सी 2 वायर्स प्राइमरी कॉइल की हैं, कौन सी 2 वायर्स सेकेंडरी कॉइल की हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि एक बैटरी और उसके साथ एक बल्ब अटैच कर देंगे। ठीक है, और एक बैटरी के जो हमारे पास वायर है पॉजिटिव टर्मिनल को एक तार से अटैच कर दूंगा और ये जो बल्ब से हमारे पास वायर निकल रही है, ठीक है, उसको मैं किसी भी वायर से अटैच करके देखूंगा कि कौन सी प्राइमरी है कौन सी सेकेंडरी है या कौन सी 2 वायर्स एक ही कॉइल से रिलेटेड है। ठीक है, यहां से भी समझाएंगे आपको ओहम मीटर के जरिए से भी, तो गौर से देखिए। यहां पर देखिए, अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल इससे अटैच करता हूं इस वायर से, तो बल्ब ऑन कोई नहीं होता। ठीक हो गया। अगर मैं इस वायर को इससे अटैच करूं तब भी बल्ब ऑन नहीं होता। अगर मैं इस वायर को इससे अटैच करूं तो एकदम से बल्ब ऑन हो जाता है। तो मुझे पता चल जाता है कि बल्ब इसलिए ऑन हुआ है क्योंकि ये जो 2 वायर्स हैं ये लाजमी फिर किसी एक कॉइल की होंगी, किसी एक कॉइल की फिर वो वायर होंगी। ठीक हो गया। तो इस तरह से मैं चेक करता हूं कॉन्टिन्यूटी कि कौन सी जो 2 वायर्स हैं वो प्राइमरी कॉइल की हैं और कौन सी 2 वायर्स सेकेंडरी कॉइल की हैं। ठीक है, अब मैं इन 2 वायर्स को क्या करूंगा, प्राइमरी वोल्टेज दूंगा यानी VP। ठीक हो गया, और इन 2 वायर्स के साथ वोल्ट मीटर लगा के सेकेंडरी वोल्टेज नोट कर लूंगा, तो मेरे पास VS भी आ जाएगा और VP भी आ जाएगा और मैं NS/NP मालूम कर सकता हूं। बहरहाल अब सबसे पहले कंटिन्यूटी का देखते हैं। ये तो क्या कंटिन्यूटी कि कैसे हम 4 वायर से देखते हैं कि कौन सी प्राइमरी कॉइल की 2 वायर्स हैं और कौन सी सेकेंडरी कॉइल की 2 वायर्स हैं। सेम यही फिनोमेना ओम मीटर से आप करने लगे हैं, सेम वही चीज। तो देखिए, ये कोई ट्रांसफार्मर है और ये क्या है, प्राइमरी कॉइल है, और ये कौन सी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल। और ये प्राइमरी कॉइल की 2 वायर्स हैं, ये सेकेंडरी कॉइल की 2 वायर्स हैं। अब ये फॉर एग्जाम्पल ये ट्रांसफार्मर मुझसे छुपा हुआ है, ऐसे मुझसे छुपा हुआ है, और सिर्फ ये 2 वायर्स ये हैं, 2 वायर्स ये हैं, और मुझे नहीं पता कि कौन सी 2 वायर्स प्राइमरी की हैं, कौन सी 2 वायर्स सेकेंडरी की हैं। तो मुझे कहा जाता है कि मालूम करो कि कौन सी सेकेंडरी की 2 वायर्स हैं, कौन सी प्राइमरी की 2 वायर्स हैं। तो मैं कैसे मालूम करूंगा, मैं ओहम मीटर यूज करूंगा। ओहम मीटर में क्या लगा होता है, बैटरी, गैल्वानोमीटर और वेरिएबल रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए होते हैं। ठीक है, ओहम मीटर के अगर आपने टॉपिक में पढ़ा हो तो इससे हम क्या करते हैं, यहां पर ये जो टर्मिनल है C और D, इनके दरमियान हम कोई भी रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको हमने फाइंड करना होता है कि इसकी कोई भी रेजिस्टर लगाते हैं जिसको फाइंड करना होता है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। अब इससे कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं वो चीज देखें। मैं क्या करूंगा कि इस C टर्मिनल को मैं अटैच कर दूंगा इस वायर के साथ और D टर्मिनल को अटैच कर दूंगा इस वायर के साथ। ओके हो गया। अब देखें, करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा इधर इस तरफ और कॉइल में से होता हुआ यहां पर। भाई ये क्या, आगे तो रास्ता ही खुला हुआ है, आगे तो रास्ता ही खुला हुआ है, क्लोज सर्किट ही नहीं है। जब क्लोज सर्किट ही नहीं है तो गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, मतलब 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। मतलब ये जो 2 वायर्स हैं ये एक ही कॉइल की नहीं है, तो मुझे पता चल जाएगा क्यों, गैल्वानोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको उतार के इधर लगा दूंगा। अब मैं देखूंगा कि क्या ये दोनों वायर्स प्राइमरी कॉइल की हैं। तो फिर से देखें, करंट इधर चला इस कॉइल में सोता हुआ, आगे तो कुछ है ही नहीं है, तो फिर गैल्वानोमीटर ने कोई रेजिस्टेंस शो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की, मतलब कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, ऐसा ही है। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मैंने इसको उठा के इधर से जोड़ दिया। अब क्या बनेगा, यहां से करंट आया, इधर आया, कॉइल में से घूमता हुआ, यहां से होता हुआ इधर गैल्वानोमीटर में से गुजरा और गैल्वानोमीटर ने क्या की, डिफ्लेक्शन शो की।
तो हमें पता चल गया कि यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ है थोड़ी सी, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस जीरो तो नहीं है, यानी थोड़ी बहुत है। करंट फ्लो कर गया ना, गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो कर दी, मतलब है कि ये दोनों जो वायर्स हैं ये एक ही कॉइल की हैं। अब मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं कि कौन सी दो वायर्स एक कॉइल से रिलेटेड है, ठीक हो गया। अब जब हमें ये पता चल जाता है तो मैं इन कॉइल्स को मैं क्या करता हूं, फिर प्राइमरी वोल्टेज देता हूं, तो प्राइमरी वोल्टेज जब इनको मिलेगा तो फिर यहां पर क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, यानी यहां पर फिर सेकेंडरी वोल्टेज में कोई वोल्ट मीटर लगा के फाइंड कर सकता हूं, ठीक हो गया। तो टर्न रेशियो के लिए मुझे दो चीजें तो चाहिए होती हैं, NS/NP इज इक्वल टू VS/VP। तो जब मुझे VS/VP पता चल गया तो मैं टर्न रेशियो निकाल सकता हूं ना। तो यही उसने पूछा था कि मैं टर्न रेशियो कैसे निकालूंगा कि अगर चार वायर्स मर्ज हुई हुई हैं, मतलब बाहर निकली हुई हैं ट्रांसफार्मर से, ठीक हो गया। तो मैं कैसे टर्न रेशियो निकालूंगा भाई, VP और VS मालूम करके मैं टर्न रेशियो फाइंड कर लूंगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कैन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द पावर लेवल। यानी इसका ए पार्ट है कि क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर पावर को इंक्रीज करता है। दूसरा पार्ट है इन अ ट्रांसफार्मर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम प्राइमरी टू द सेकेंडरी, हाउ इज देन द पावर ट्रांसफर। फिर पावर ट्रांसफर कैसे हो जाती है। तो देखें, कहते हैं कि कौन सा ये ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, मतलब फिर ये जो प्राइमरी कॉइल है इसमें नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब ये क्या बन गया, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन गया, ठीक हो गया। तो कहते हैं क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर पावर लेवल को इंक्रीज करता है। तो याद रखें कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर पावर लेवल को इंक्रीज नहीं करता, बल्कि ये वोल्टेज को इंक्रीज करता है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करता है, यानी VS को इंक्रीज करेगा, ठीक हो गया। तो याद रखना है। अच्छा, अगर पावर को भी इंक्रीज करे तो फिर क्या हो, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ हो। किस तरह से भाई, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर पावर को इंक्रीज करे, आउटपुट पावर को, तो फिर तो इनपुट पावर आउटपुट पावर से जो आउटपुट पावर है वो इनपुट पावर से ज्यादा होगी। और हम तो कहते हैं कि कोई इंजन इतना एफिशिएंट नहीं है कि जिसमें आउटपुट पावर इनपुट पावर से ज्यादा हो, हमेशा आउटपुट पावर इनपुट पावर से कम होती है, ठीक हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो पावर लेवल को इंक्रीज नहीं करता, वो वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या आती है, अगर वो वोल्टेज को इंक्रीज कर देते तो फिर तो पावर इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन नहीं, अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो IS डिक्रीज हो जाएगा और पावर फिर हमारे पास आउटपुट पे इंक्रीज नहीं होगी, ठीक हो गया, क्योंकि एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है, लिहाजा आउटपुट पावर इंक्रीज नहीं होगी। और यही उसने हमसे पूछा हुआ था। दूसरा उसने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये कॉइल आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड तो है नहीं है, ना ही इनमें कोई चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो फिर पावर कैसे ट्रांसफर हो जाती है। और वाकई बात ठीक है कि देखिए ये कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड तो नहीं है, इन दोनों में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, इन दोनों में कोई चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो रहा, फिर पावर कैसे ट्रांसफर होती है। तो इसका आंसर ये है कि द कॉइल्स आर नॉट कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली, नॉट चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कॉइल टू अनदर कॉइल। तो फिर ये कैसे पावर ट्रांसफर हो जाती है। तो हम ये कहेंगे कि ये कॉइल जो है ये मैग्नेटिकली कनेक्टेड है। ये क्या है, मैग्नेटिकली कनेक्टेड है, जिसकी वजह से जो क्या है पावर इनपुट से आउटपुट पे ट्रांसफर होती है, एक कॉइल से दूसरी कॉइल पे ट्रांसफर होती है। किस तरह से, मैग्नेटिकली। क्यों, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसमें से गुजरेगी, इंड्यूस्ड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, फिर इंड्यूस्ड करंट भी आ जाएगा, ठीक हो गया। तो पावर ट्रांसफर मैग्नेटिकली होती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, when the primary of a transformer is connected to AC main, the current in it is very small if the secondary circuit is open, but increase when the secondary circuit is closed। अब गौर से देखिए इसने पूछा हुआ क्या है, A पार्ट और B पार्ट है इसके, ठीक है। कहता है कि जब मैं प्राइमरी सर्किट को AC मेन के साथ जोड़ता हूं, ठीक है, AC मेन के साथ जोड़ता हूं, तो इसमें करंट बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। कब, जब सेकेंडरी सर्किट ओपन है। लेकिन इसमें प्राइमरी सर्किट में करंट बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। कब, जब सर्किट को मैं क्लोज कर देता हूँ, यानी जब मैं सेकेंडरी सर्किट को ओपन करता हूँ
तो इस प्राइमरी सर्किट में करंट कम हो जाता है। जब मैं सेकेंडरी सर्किट को क्लोज करता हूं तो इस प्राइमरी सर्किट में करंट ज्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों है, ये उसने पूछा हुआ है। तो देखिए P इनपुट इज इक्वल टू P आउटपुट पावर, पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट, और क्या होता है VP IP इज इक्वल टू VS IS। तो अब देखिए फर्स्ट वाला केस देखते हैं, जब सेकेंडरी सर्किट ओपन है तो सेकेंडरी सर्किट ओपन होगा तो इसमें करंट कम हो जाता है। ऐसा क्यों है? तो देखिए जब सेकेंडरी सर्किट ओपन है मतलब है कि IS इज इक्वल टू 0 है, करंट 0 हो जाएगा, ओपन सर्किट है, क्योंकि करंट तभी होगा जब क्लोज सर्किट होगा। तो ये सारी टर्म 0, तो VP IP इज इक्वल टू 0, तो VP इज नॉट इक्वल टू 0 बट IP इज इक्वल टू 0। ठीक है, वोल्टेज हम उसको दे रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्राइमरी सर्किट में करंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। कब? जब सेकेंडरी सर्किट ओपन हो। क्यों? क्योंकि जब सेकेंडरी सर्किट ओपन है तो सेकेंडरी करंट 0 हो जाता है। इस वजह से जो प्राइमरी सर्किट है इसमें करंट क्या होता है? कम होता है। ठीक हो गया। IP इज इक्वल टू 0 मतलब बहुत कम करंट होता है, मिनिमम करंट होता है। ठीक है, अब इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट कहता है कि जब मैं सर्किट को क्लोज कर देता हूं, कोई बल्ब वगैरह लगा देता हूं, तो प्राइमरी सर्किट में करंट ज्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों है? देखो वो इसलिए ज्यादा हो जाता है कि जब ये ओपन था तो पावर यहां पर जो सेकेंडरी सर्किट में थी वो 0 थी, VSIS 0 था। ठीक है, यहां पर VSIS इज इक्वल टू 0 था, लेकिन जब मैंने इसको क्लोज कर दिया तो पावर ट्रांसफर्ड होना शुरू हो गई है। अब इसमें पावर 0 नहीं है। तो इस रिलेशन को बचाने के लिए यानी VP IP इज इक्वल टू VSIS, इसको होल्ड कराने के लिए प्राइमरी सर्किट में करंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो याद रखने कि जब हमारे पास सेकेंडरी सर्किट क्लोज हो जाता है तो पावर ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है, लिहाजा इस प्राइमरी सर्किट में करंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ताकि ये रिलेशन VP IP इज इक्वल टू VSIS के इक्वल रहे। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। तो ये था इसका आंसर। ठीक है, इसको हल्का सा दोबारा बस हल्का सा रिवाइज कर देते हैं कि शुरू में जब सेकेंडरी सर्किट ओपन होता है तो IS 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर IP कम हो जाता है। लेकिन जब बाद में हम सेकेंडरी सर्किट को क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पर पावर ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। इस वजह से इस प्राइमरी सर्किट में जो IP करंट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। होप सो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।